हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा विषय है बायोलॉजी सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार किया जाए। खास करके छत्तीसगढ़ में जो निकट भविष्य में व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है, तो आज का मेरा ये लेक्चर विशेष रूप से उसी पर आधारित है। तो आइए सबसे पहले हम व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो टॉपिक है या 2019 में इस परीक्षा का जो आयोजन था उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार था उसको एक सामान्य तरीके से समझते हैं। हालांकि लगभग अधिकांश विद्यार्थियों को ये मालूम रहता है जो विशेष रूप से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपने देखा होगा कि 150 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट का होगा और 30 क्वेश्चन आपका शिक्षण अभिरुचि से संबंधित और 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हिंदी, 5 क्वेश्चन इंग्लिश, 5 क्वेश्चन जीके और 5 क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा। तो यहां पर हम विशेष रूप से जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कम समय में किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें जिससे कि अंतिम चयन सूची में अपना नाम हम देख सकें। तो आइए सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हैं बायोलॉजी में जो आपका 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन में बॉटनी से 35 क्वेश्चन होंगे, जूलॉजी से 35 क्वेश्चन होंगे और जो बायोकेमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी है यहां पे होगा 30 क्वेश्चन, मतलब 35 और ये आपका 30 क्वेश्चन। इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहां पर आप ये देखिए कि इस परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा किया जाना है और ऐसा अनुमान है कि इस मंथ के मतलब सितंबर मंथ, आज तो अगस्त हमारा समाप्त हो जा रहा है, तो यह हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर मंथ के लास्ट तक का इसका विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए। और जो पूर्व अनुभव है उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें अधिकतम अपने को 1.5 से 2 माह का समय दिया जाता है। मतलब यदि हम कल 1 तारीख से सोचना शुरू करें तो हमारे पास अधिकतम 2.5-3 महीने का ही समय हम मान सकते हैं। इसी अवधि में अपने को एग्जाम की अपनी तैयारी करना है। ये मान करके चलिए कि बायोलॉजी का जो सिलेबस है ये बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि इसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों के जो कंप्लीट टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में सम्मिलित किए गए हैं। सिलेबस को आप देखेंगे तो पूरा जो सिलेबस है उसको शॉर्टकट में यहां पर मैं डिफाइन कर दूंगा और साथ ही आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है ये भी क्लियर कर दूंगा। तो कुल मिलाकर के हमको कंप्लीट बायोलॉजी को स्टडी करना है। दूसरा, पिछले 4-5 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उसके क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। मतलब हम सतही ज्ञान के आधार पर एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी ध्यान रखना कि जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा एग्जाम कंडक्ट होता है इसमें जो अंतिम मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके लिखित परीक्षा पर ही आधारित है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको जो लिखित परीक्षा है उसमें ही अपना सर्वोत्तम प्रस्तुत करना है। मतलब जो भी आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो लिखित परीक्षा के दौरान ही आपको अधिक से अधिक अंक स्कोर करना है, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो कम समय में हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां से अपने को क्वेश्चंस की अधिक संभावना है। तो उन्हीं चीजों पर समय समय पर मेरे द्वारा चर्चा की जाएगी और साथ ही मेरी बहुत सारे मतलब जो क्लासेस मैंने लिया है जिसमें आपका साइटोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित वीडियोस यूट्यूब में उपलब्ध हैं, उनको भी देख करके आप अपनी तैयारी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है ये बता देता हूं। जैसे यहां पर आपको बॉटनी दिया हुआ है, बॉटनी में क्या क्या टॉपिक आता है। तो बॉटनी में जो टॉपिक आता है आप विशेष रूप से 11-12 की बुक को यदि आप देख लेते हैं, खास करके यदि आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की बुक से लिया जा रहा है। तो जो सिलेबस आपका दिया हुआ है वो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की बुक से
11 12 के सिलेबस पर आधारित है, लेकिन फिर भी एक यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं कि जैसे हम बात कर रहे हैं ये बॉटनी की। सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहला टॉपिक आप ध्यान रखना, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान से आप चालू करेंगे। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान मतलब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों में कॉमन होते हैं। ये कौन कौन से टॉपिक हैं? आपका साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एनवायरमेंट और ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। मतलब ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि जूलॉजी बॉटनी दोनों में कॉमन होते हैं। यदि हम ओवरऑल दोनों को मिलाकर के साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी से अपने को एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें आपका जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, उसके बारे में आपको जानना है। समझने के लायक क्या होता है यहां पर ध्यान देना, खास करके आपका जब हम अर्धसूत्रीय विभाजन को पढ़ते हैं, मियोसिस डिवीजन को पढ़ते हैं, तो मियोसिस डिवीजन में जो आपका क्रॉसिंग ओवर वाला टॉपिक है वहां पर सभी एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही टॉपिक पर आपको वीडियोज उपलब्ध कराऊंगा जिसमें वास्तव में ऐसा लगता है कि आपको मेरी आवश्यकता है या मेरे अलावा और भी किसी शिक्षक की आवश्यकता है। मतलब बहुत से तो ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हम अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको अनुभव के आधार पर यदि हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो प्रक्रिया आपके लिए आसान हो जाती है। तो ऐसे ही टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर ध्यान देना कि साइटोलॉजी से हम यदि बात करते हैं तो एग्जाम में अपने को लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ये आता है। ये हो गया साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कितना हो गया आपका? 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक, दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो ये भी जूलॉजी बॉटनी दोनों में कॉमन है। जेनेटिक्स में आपका 3 पार्ट्स है। जेनेटिक्स में कितना पार्ट है आपका? 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट आता है हेरिडिटरी जेनेटिक्स, मतलब वंशागति। वंशागति मतलब इसमें आप मेंडल्स लॉ को पढ़ते हैं, मेंडल के नियम के अपवाद, अपूर्ण प्रभाविता, लिंकेज वगैरह के बारे में स्टडी किया जाता है। साथ ही आपका यदि जूलॉजी की बात करें तो यहां पर आपका कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं। तो ये क्या होती है? वंशागति से संबंधित है। जेनेटिक्स का दूसरा पार्ट कहलाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम डीएनए, आरएनए के टाइप और साथ में आपका प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया या प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है उसको स्टडी करते हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट है जेनेटिक्स का वो कहलाता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका या टेक्नोलॉजी में किस प्रकार से हम डीएनए का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे संबंधित पार्ट होता है। तो ये 3 पार्ट को मिलकर के आपका बनता है जेनेटिक्स। ओवरऑल यदि हम जूलॉजी बॉटनी दोनों को मिला करके, मतलब ये जो आपका टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, तो यहां से भी हम सेलेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, ये आपका जेनेटिक जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो सम्मिलित है। तो ओवरऑल यदि हम देखते हैं ये आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या जो जेनेटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो ओवरऑल जेनेटिक्स मतलब तीनों जेनेटिक्स को मिला करके लगभग यहां पर हम ये 10 से 12 क्वेश्चन की उम्मीद यहां पर करते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो इसका कॉमन टॉपिक आता है, थर्ड नंबर पे कॉमन टॉपिक है आपका इकोलॉजी एनवायरमेंट। अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे इंडिया लेवल पर हो, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें भी लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन या उससे भी अधिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अपने को दिखाई देते हैं। तो यहां पर इकोलॉजी एनवायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये लगभग ये मान के चलिए यहां पर आपका ये 8 to 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपका इकोलॉजी एनवायरमेंट से संबंधित होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉमन टॉपिक है यह है आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब जिसमें आप ओपेरिन की थ्योरी या ओपेरिन हार्डन की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, या फिर आपका उपार्जित लक्षणों की वंशागति, लैमार्क के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो टॉपिक है, तो यहां से अपने को मुश्किल से आपका ये 2 या 3 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन अपने को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं। तो ये तो 4 टॉपिक आपका कॉमन टॉपिक हुआ, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी एनवायरमेंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ये 4 कॉमन टॉपिक हुए। तो इसके क्वेश्चन इस तरीके से कवर होते हैं। अब अपने को ये देखना है कि हमारा पढ़ने का सीक्वेंस क्या होता है। पढ़ने का सीक्वेंस हमारा ये है कि
जैसे हमने साइटोलॉजी पढ़ा, साइटोलॉजी में अपने को माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो माइटोसिस और मियोसिस के बेस पर हम प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझ सकते हैं, क्योंकि जब प्लांट रिप्रोडक्शन होगा उसमें आप पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आप पोलन ग्रेन या माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है ये स्टडी करेंगे, और मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर या एग का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। मतलब कुल मिलाकर के यदि हम मियोसिस डिवीजन की बात करें तो प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस और ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, मतलब शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यदि गेमिट फॉर्मेशन की मैकेनिज्म करना है, स्टडी करना है, अपने को समझना है उसको, तो उसके लिए मियोसिस डिवीजन का ज्ञान नितांत आवश्यक है। इसलिए मियोसिस डिवीजन के बाद अगला टॉपिक आप उठा सकते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन और एनिमल रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक उठा सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, जब हम प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट रिप्रोडक्शन से अपने को लगभग ये 4 to 5 क्वेश्चन आता है, और उसी तरीके से यदि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अपने को ह्यूमन रिप्रोडक्शन और साथ में ध्यान रखना ह्यूमन हेल्थ, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस तरीके से हुई, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। लेकिन हेल्थ वाला जो टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो टॉपिक आता है तो वहां पर अपन ये देखते हैं कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से बायोलॉजिकल मेथड हैं। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ दोनों टॉपिक को मिला के यदि हम देखें तो लगभग यहां से अपने को ये 4 to 5 क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। तो ये हुआ आपका प्लांट रिप्रोडक्शन, और ये क्या हो गया आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन या एनिमल में रिप्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आप है, देखिए पढ़ने का तरीका दो होता है। कुछ लोग क्या है कि साइटोलॉजी में मियोसिस माइटोसिस को पढ़े, क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक्स में चले जाते हैं। एक रास्ता वो है। दूसरा रास्ता ये है कि साइटोलॉजी में मियोसिस माइटोसिस को पढ़ने के बाद आप रिप्रोडक्शन में आ जाइए। ये अपनी अपनी चॉइस वाली बात है, ठीक है। तो अब यहां पर ये हो गया क्लियर। इसमें अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यह आ जाता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां पर से, आपका ये स्टार्ट होता है टॉपिक आपका प्लांट एंड वाटर रिलेशन, ट्रांसपिरेशन, मिनरल कंडक्शन या जो न्यूट्रिएंट्स हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट मूवमेंट, प्लांट हार्मोन्स, ये सारे टॉपिक यहां पर आते हैं आपको। मतलब ये प्लांट फिजियोलॉजी जो है, तो जब हम साइटोलॉजी को पढ़ते हैं तो साइटोलॉजी में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब फंक्शन की हम बात करते हैं तो मोस्टली आप ध्यान देना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर किए बगैर हम प्लांट फिजियोलॉजी को नहीं समझ सकते हैं। तो ये आपका आ गया प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से यदि हम बात करते हैं तो लगभग यहां पर अपने को ये 10 से 12 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन अपने को बनता है किसमें से, प्लांट फिजियोलॉजी से संबंधित होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो क्या है आपका, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं पूरा कि हमारे बॉडी में डाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से किया जा रहा है किडनी के द्वारा। तो ये सारा टॉपिक आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब पूरा हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, ये सब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। तो यहां पर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इससे भी आप उम्मीद कर सकते हैं सेम आपका ये 10 to 12 क्वेश्चन तक की उम्मीद कर सकते हैं आप यहां पर ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अब देखिए इसमें जो अगला टॉपिक आपका यहां पर आ रहा है, अगला टॉपिक आ जाता है यहां पे, मान लिया हम बोले प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट हिस्टोलॉजी। तो प्लांट टिश्यू की हम बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू से अपने को एग्जाम में आता है 1 या 2 क्वेश्चन, जिसमें कि हम स्पेशली पढ़ते हैं जाइलम, फ्लोएम, ट्रैकेट वेसल का फंक्शन किस तरीके से हो रहा है, प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रही है, एनुअल रिंग का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। तो ये सारा टॉपिक प्लांट टिश्यू के अंतर्गत आता है। और उसी तरीके से जब हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू में इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, यहां पर पूरा डिटेल पढ़ना पड़ता है अपने को, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म किस तरीके से हो रही है, जो ब्लड है, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट क्या है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है। तो ये सारा टॉपिक आपका यहां पर आता है ह्यूमन टिश्यू सिस्टम में या एनिमल टिश्यू सिस्टम में। तो एनिमल टिश्यू सिस्टम में अपने को लगभग यहां पर ये
4 to 5 क्वेश्चंस की ये उम्मीद बनती है। मतलब प्लांट टिश्यू से अपने को आ रहा है 1 या 2 क्वेश्चन, लेकिन हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू या ह्यूमन टिश्यू की बात करते हैं, यहां से अपने को लगभग 4 to 5 क्वेश्चन की कवर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्लांट टेक्सोनॉमी और एनिमल टेक्सोनॉमी। तो प्लांट टेक्सोनॉमी की हम बात करते हैं तो ये आपका वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या डिफरेंट जो फैमिलीज वगैरह रहती हैं एंजियोस्पर्म की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां पर जो प्लांट टेक्सोनॉमी है, प्लांट टेक्सोनॉमी से लगभग ये उम्मीद कर सकते हैं यहां पर आपका ये हो गया यहां पर 8 to 10 क्वेश्चन ये प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियो मतलब प्लांट टेक्सोनॉमी से रिलेटेड आपका 8 to 10 क्वेश्चन, जिसमें आपका ध्यान रखेंगे बैक्टीरियल डिसीज इन ह्यूमन, वायरल डिसीज इन ह्यूमन, माइकोप्लाज्मा डिसीज इन ह्यूमन, मतलब बैक्टीरिया, वायरस या माइकोप्लाज्मा या फंगस के द्वारा पौधों और मानव में कौन से रोग हो रहे हैं। मतलब एक प्रकार से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का टॉपिक भी है ये, लेकिन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें चाहे टेक्सोनॉमी की हम बात करें तो प्लांट के केस में हम बात कर रहे हैं प्लांट टेक्सोनॉमी और आपका प्लांट का जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उससे रिलेटेड यहां पर आपका 8 to 10 क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा। तो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करके उसको अलग टॉपिक कर दिया है और टेक्सोनॉमी को अलग टॉपिक रखा हुआ है ये। नेक्स्ट उसके बाद आपको मिलेगा ह्यूमन टेक्सोनॉमी के मतलब एनिमल टेक्सोनॉमी के हम बात करते हैं। एनिमल टेक्सोनॉमी पूरा वही आपका नाम कॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा क्या है, तो ये सारे टॉपिक मतलब प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा जो भी फाइलम वगैरह आप पूरा स्टडी करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से अपने को करना पड़ता है, लेकिन यहां पर कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर इससे रिलेटेड आपको मिलेगा मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक जनरल जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है, ठीक, तो ये था हमारा एक जूलॉजी बॉटनी का ओवरऑल। यदि आप देख रहे हैं तो लगभग एक आइडिया अपने को क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सा टॉपिक अपने को कहां से कवर करना है, और बाकी जो अदर पार्ट है वो मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कहीं पर से भी ये क्वेश्चन अपने को दे दिया जनरल टाइप का, वो अपने को कवर करना पड़ता है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आप मतलब पूरा सिलेबस को यदि आप एनालिसिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ टॉपिक ऐसा है जहां पे मेहनत ज्यादा है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस कम आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां पे मेहनत कम है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस अपने को ज्यादा आते हैं। तो ये सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके आप अपने एग्जाम की तैयारी को प्रारंभ करेंगे। अब चलिए, मतलब ये अब आपको नहीं सोचना, ध्यान रखना कि मैं क्या करूं कैसे करूं, मतलब आज ही आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये वीडियो आप यहां पर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके तुरंत बाद आपको मतलब साइटोलॉजी आज से आप स्टार्ट कर देंगे। मतलब इस वीडियो के अलावा आज आपको सेल वॉल मतलब साइटोलॉजी का स्टार्टिंग का पूरा जो वीडियो है वो देखना शुरू हो जाएगा कि भाई सेल वॉल का कंपोनेंट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से वर्किंग करती है, न्यूक्लियस कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। और ये वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे, बस आपको उनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। और साथ ही आपको यदि किसी प्रकार का कहीं पर कोई डाउट हो रहा है तो बीच में हम गूगल मीट के माध्यम से भी क्लास का आयोजन करेंगे, या जो अवकाश का दिन रहता है उसमें भी सैटरडे या संडे को जो लोग बिलासपुर में रहते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से मेरे से संपर्क करके किसी भी प्रकार का डाउट है कहीं पर, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में यदि मुझसे कोई पूछ रहा है तो और यदि मैं उसकी जिज्ञासा को शांत कर पा रहा हूं या प्रॉपर जो क्वेश्चन कर रहा है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं तो उससे बड़ी खुशी की और बात कुछ भी नहीं होती है। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। दूसरा ये ध्यान रखना कि टेस्ट कंटिन्यूअस आप दीजिए, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पर उसका टेस्ट होना आवश्यक है। और टेस्ट ध्यान रखिए सरल प्रकृति के क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, अधिकांश एग्जाम में क्या हो रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। मतलब चाहे आप पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या व्यापम के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं या अभी हाल ही में एसपीएफ रेंजर का एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो पूरे जो क्वेश्चंस हो रहे हैं स्टेटमेंट वाले, मतलब आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जा रहा है और आपको उसको एनालिसिस करना है कि केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है या उपरोक्त सभी सही हैं, ये आपको देखना है। कथन और कारण के क्वेश्चंस, मतलब असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस हैं, जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगा आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं।
तो ये सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी आपको प्रारंभ करना है। सिलेबस को बार बार नहीं देखना है, क्योंकि सिलेबस को देख करके बहुत से लोग क्या होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये 2.5 महीना 3 महीने का समय दिया है, इतना बड़ा सिलेबस को मैं कैसे तैयार करूंगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जैसा आप सोच रहे हैं सेम वही सिचुएशन या वही कंडीशन छत्तीसगढ़ में जितने भी बच्चे इस एग्जाम में सम्मिलित होंगे तो उन सभी के लिए कॉमन प्रॉब्लम है। और इस समस्या से जो उबर करके एग्जाम देगा वही क्या है, सफलता को प्राप्त करेगा। तो विलंब ना करते हुए आज ही अपनी तैयारी में जुट जाइए और निश्चित रूप से आपको मेरे द्वारा अच्छे से अच्छे जो वीडियोज हैं, मतलब जहां पर एक्सप्लेन करने वाली वास्तव में जरूरत है, वो वीडियो आसानी से आपको उपलब्ध होगा। तो बिल्कुल अपनी सफलता की ओर अग्रसर होइए। बेस्ट ऑफ लक।